नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, जब किसी देश की संसद जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रतीक है, वहां जनता धावा बोल दे, गोली चले, लोग मारे जाएं और सरकार को सोशल मीडिया बंद करना पड़े, तो क्या यह सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है? नहीं ना। यह उस समाज का फ्रस्ट्रेशन है जहां युवा वर्ग मान चुका है कि उनकी आवाज को अब नेताओं तक जो है वो पहुंचाने के लिए अन्य रास्ते की आवश्यकता है, क्योंकि उनकी आवाज नेताओं तक नहीं पहुंच रही। याद करिए, 2021 में अमेरिका के कैपिटल हिल पर धावा बोला गया था। 2011 में अरब स्प्रिंग में युवाओं ने भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ तख्ता हिला दिया था। और अब 2025 में हमारे पड़ोस का देश है नेपाल। वहां वही कहानी जो है वो दोहराई जा रही है। 20 से अधिक मौतें हो गई हैं, 200 से अधिक लोग घायल हैं, संसद को घेर लिया गया है, सेना की फायरिंग हो रही है और इंटरनेट ब्लैक आउट किया गया है। यानी कि लोकतंत्र के मंदिर में विश्वास का संकट उपज गया है। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ घटना नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम समझेंगे कि नेपाल में यह विरोध जो है वो क्यों फूटा, इसके पीछे यूथ यानी कि युवाओं के अंदर गुस्सा क्यों है और भ्रष्टाचार का इसमें क्या रोल है और इसका प्रभाव भारत और नेपाल संबंध और साथ में साउथ एशिया पर इसका क्या असर पड़ेगा, इन्हीं सारे मुद्दों के ऊपर हमें चर्चा करना है। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और टॉपिक ही है नेपाल संकट 2025, गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, युवा बनाम सरकार की लड़ाई जो है वो चल रही है। लेकिन इस टॉपिक को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। और यह नेपाल में यह प्रमुख क्षेत्र है काठमांडू, पोखरा, भरतपुर, इटहरी और विराटनगर, जहां सोशल मीडिया के खिलाफ जो है सोशल मीडिया बैन के खिलाफ जो है वह प्रदर्शन हो रहा है। नेपाल में स्कूलों को जो है वो आगे 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी को जो है वो रद्द कर दी गई है। कुछ तस्वीरें पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद इस घटनाक्रम को समझना और आसान हो जाएगा। संसद के अंदर घुसने की कोशिश करते प्रदर्शनकारी, यह वीडियो आपको देखने को मिल रहा है। सोमवार को नेपाल के संसद भवन के बाहर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। प्रदर्शनकारी युवा गेट फांदकर संसद भवन के परिसर में जो है वो घुस रहे हैं। एक प्रदर्शनकारी युवक संसद के गेट से जो है वो कूद गया है। ठीक, तो ये सारी तस्वीरें और साथ में ये यूएस कैपिटल अटैक जो है वो देखने को मिल रहा है, जो कि यूएस में हुआ था, इसको भी हम लेकर चलेंगे और साथ में अरब स्प्रिंग के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नेपाल की इस घटना के बारे में हमें बात करना है। और बात करने के लिए आज से 3 दिन पहले यानी कि 5 सितंबर 2025 की बात करना है, जब 5 सितंबर 2025 की सुबह काठमांडू की सड़कों पर हजारों युवा प्रदर्शनकारी एक साथ इकट्ठा हुए और इन लोगों के हाथों में नेपाल बचाओ भ्रष्टाचार हटाओ के जो है वो पोस्टर थे और ये संसद भवन की ओर आगे की ओर बढ़ रहे थे। मैं तस्वीर भी वहां का दिखा रहा हूं और इस तस्वीर के माध्यम से आप वहां के हुज्म को, वहां के युवाओं के गुस्से को जो है आप समझ सकते हैं। ये देखिए, सोशल मीडिया के में बैन के खिलाफ जो है वो आपको देखने को मिल रहा है, किस प्रकार से जो है वह विरोध प्रदर्शन आपको देखने को मिल रहा है। विरोध प्रदर्शन देखिए कि किस प्रकार से नेपाल के युवा जो है वो सड़कों के ऊपर उतरे हैं और यह नेपाल के बचाने की बात कर रहे हैं या भ्रष्टाचार के हटाने की बात कर रहे हैं। और जब इसकी शुरुआत अगर हम बात करें तो शुरुआत में यह एक नारेबाजी के साथ शुरू हुई थी, रोजगार दो, भ्रष्टाचार हटाओ। और धीरे धीरे अगर हम बात करें तो ये पूरी की पूरी भीड़ जो है वो संसद भवन की तरफ जा रही है। आप देख रहे होंगे बड़े ध्यान से इस जगह को कि आपको पूरी भीड़ जो है इस क्षेत्र में जाते हुए नजर आ रही है। यह संसद भवन का क्षेत्र है और इस संसद भवन के अंदर घुस गए और कुछ प्रदर्शनकारी जब संसद भवन के अंदर घुसे तो उनको रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्स को जो है वह गोलियां चलानी पड़ी, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। पुलिस ने जो बैरिकेड लगाए थे उस बैरिकेड को तोड़ दिया गया और भीड़ जो है जैसे ही आंसू गैस के गोले छोड़े गए, भीड़ रुकने के बजाय और भी ज्यादा उग्र हो गई और देखते ही देख रहे सैकड़ों लोग जो है इस संसद भवन के अंदर घुस गए। कुछ प्रदर्शनकारी संसद की जो सीट थी उस पे बैठकर नाराबाजी करने लगे और कहने लगे कि नेपाल के नेता जो है वो चोर हैं और देश हमारा है।
ये वही दृश्य है दोस्तों जो इसके पहले आज से 4 साल पहले 2021 में हमें अमेरिका में देखने को मिला था। आप अपने स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे हैं, यूथ अगेंस्ट करप्शन। ये नेपाल की तस्वीर आपको देखने को मिल रहा है। युवा सड़कों पर है और युवाओं को छोड़िए, छोटे छोटे बच्चे भी जो है वो सड़क पे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ छोटे छोटे बच्चे भी सड़क पर उतर चुके हैं और नेताओं के खिलाफ जो है वो खड़े हो गए हैं। सीधे जो है वह बातें हो रही हैं कि सरकार जो है वो अपराध कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है और नेपाल में जो है ब्लैक डे के रूप में जो है ये मनाया जा रहा है। लेकिन हमने कहा कि इस घटना को अगर हम देख रहे हैं तो एक घटना हमें याद करनी होगी। सन 2021 की ये तस्वीर है और इस तस्वीर को अगर देखेंगे तो ये तस्वीर में जो ये भवन दिख रहा है दोस्तों, ये कैपिटल हॉल है और इस पर जो है वो क्या कर दिया गया था, हमला कर दिया गया था। ठीक, तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जो घटना हमें अमेरिका में कैपिटल हॉल में 2021 में देखी थी, उसी घटना की पुनरावृत्ति हमें साउथ एशिया में जो है वो देखने को मिल रही है। अब जब भीड़ को नियंत्रित नहीं किया जा सका तो पुलिस ने क्या किया, सेना ने क्या किया, उसने गोली चला दी, फायरिंग कर दी और अभी तक की जो रिपोर्ट है उसमें 20 लोग जो है वो मारे जा चुके हैं, 200 से ज्यादा घायल हैं और पार्लियामेंट को तुरंत खाली कराया गया और जो भी एमपीज यानी कि जो भी सांसद उस समय थे पार्लियामेंट में, उनको सुरक्षित बाहर निकाला गया। अब सरकार की प्रतिक्रिया आने वाली थी तो सरकार ने सीधे ये कहा कि यह हिंसक भीड़ जो है वह लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है। लेकिन विपक्ष के लोग, नागरिक संगठन के लोग ये कह रहे थे कि यह जनता का जो गुस्सा है वो जायज है, जेन्युइन गुस्सा है, जनता की आवाज जो है वो जेन्युइन है और सरकार ने इस आवाज को जो है वह गोली के माध्यम से चुप कराया है, दमन किया है और उसी रात सोशल मीडिया पर जो है वो बैन कर दिया गया। 5 तारीख को फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, यूट्यूब सभी बंद कर दिए गए कि जो युवा हैं वह मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से ना जुड़े। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इस पूरे खबर को जो है जिस हिसाब से लिया है, उस अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसे नेपाल का ब्लैक डे घोषित किया है। यूनाइटेड नेशन की बात करें, एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करें, इन्होंने सरकार से कहा है कि आप जो है हिंसा को दबाने के लिए बहुत कड़े कदम मत उठाइए। कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना के लिए भी जो है वो चिंता की बात है, लेकिन इंडिया और चाइना ने खुलकर कहा है कि यह नेपाल का आंतरिक मामला है और नेपाल सावधानी पूर्वक इस मामले को जो है वो लेकर बात करे और वहां क्या डेवलपमेंट हो रहा है इसको लेकर इंडिया और चाइना भी ध्यान रख रहे हैं। तो जैसे हमने कहा कि इसके पहले हमें क्या देखने को मिला था, हमें अमेरिका में देखने को मिला था जब यूएस में डोनाल्ड ट्रंप की सपोर्टर जो है वो कैपिटल हिल पर धावा बोल दिए थे। 2025 में हमें नेपाल में दिख रहा है कि नेपाल के युवा जो हैं वो करप्शन और इन्फ्लेशन यानी कि भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ जो है वो संसद में सड़कों पे उतर चुके हैं, संसद पे धावा बोल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात कर रहे हैं तो कॉमन फैक्टर हमें ये देखने को मिल रहा है कि लोकतंत्र की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर जनता का जो विश्वास है वो उठ चुका है। ठीक, तो कुल मिलाकर सबसे पहला अगर हम बात करें तो राजनीतिक कारण यह है कि राजनीति जो है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी यानी कि अस्थिरता हमें देखने को मिल रही है। आपको याद होगा दोस्तों कि सन 2008 में हम चलते हैं और सन 2008 में चलकर और उस घटनाओं को लेकर फिर से हम इस चीज को समझने की बात करें। नेपाल में 2008 में लोकतंत्र की जो है वो शुरुआत हुई थी। मोनार्की से अगर हम बात करें तो नेपाल मोनार्की से जो है वो रिपब्लिक बना था और यह उम्मीद जताई गई थी कि अब नेपाल का जो लोकतंत्र होगा वो स्थिर होगा, स्टेबल होगा। लेकिन हकीकत उसके उल्टी निकल गई। पिछले अगर हम 2008 से अभी तक की बात करें तो लगभग 13 से ज्यादा सरकारें जो है बदल गई हैं और कोई भी सरकार 2 से 3 साल से ज्यादा टिक नहीं पाई। गठबंधन सरकार बनी, पार्टियों के अंदर जो है वो टूट हुआ, लोगों के बीच में अगर हम बात करें तो पर्सनल लड़ाइयां होने लगी और इससे गवर्नेंस जो है वो कमजोर हुई है। तो अब अगर आप यही समझ लीजिए कि अगर सरकार टिकाऊ नहीं होगी तो नीतियां कैसे बनेंगी, पॉलिसी जो है वो कैसे टिकेंगी। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है भ्रष्टाचार का, करप्शन का। एमपीज और मिनिस्टर्स के ऊपर यह आरोप लग रहे हैं कि किसी भी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहे हैं, फॉरेन से जितने भी पैसे आ रहे हैं उनका मिसयूज किया जा रहा है, जितने भी रिलीफ फंड्स हैं उसमें बहुत बड़े घोटाले हो रहे हैं। 2015 में जो नेपाल में भूकंप आया था उसमें जितने भी विदेशी पैसे आए थे उसकी बड़ी मात्रा में जो पैसे का मिसमैनेजमेंट किया गया, यह मंत्रियों ने या बड़े बड़े अधिकारियों ने अपने जेब में भर लिया। तो
युवा के मन में ये एक बात बनी है कि यहाँ के नेता जो है वो पैसा खा लेते हैं, जनता पीड़ित रह जाती है, नेपाल के नेताओं के नेपाल की जनता से कोई मतलब नहीं है। यानी कि भ्रष्टाचार जो है इस गुस्से के पीछे का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि जनता को लगता है कि टैक्स का पैसा सर्विस में नहीं बल्कि लीडर्स के जेब में जा रहा है। दूसरा अगर हम बात करें दोस्तों, तो सन 2015 की बात करेंगे। 2015 में नेपाल में जो है वो नया संविधान बना था, साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल 2015 की हम बात करें। 2015 में नेपाल का जब नया संविधान बना था दोस्तों, तो इसमें फेडरलिज्म के बारे में बात हुई थी, इसमें सेकुलरिज्म के बारे में बात हो रही थी, इसमें इंक्लूसिविटी के बारे में बात हुई थी। लेकिन धरातल पर अगर हम बात करें, ग्राउंड रियलिटी के बारे में बात करें, तो प्रोविनेंस ऑफ पावर नहीं मिली, बजट सेंट्रल गवर्नमेंट में के कंट्रोल में था। ठीक, बहुत सारे वहां के एथनिक ग्रुप जो जनजाति हैं, जैसे कि मदेशियों के बारे में बात करें, मदेशियों के बारे में अगर हम बात करें तो मैप में आप देखिए जो नेपाल का ये दक्षिणी क्षेत्र दिख रहा है, जिसको कि हम मदेश प्रांत कहते हैं, मदेशियों के बारे में बात करें तो यहाँ के लोगों को जो है इनकी जो समस्या थी वो अनसुलझी रही। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो यहाँ के लोग भी जो खफा है कि सरकार हमारी बातें सुनती नहीं है। युवाओं के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी दोस्तों, वो थी बेरोजगारी की। अगर हम कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो नेपाल में जो बेरोजगारी हमें देखने को मिल रहा है वह 11% बेरोजगारी हमें नेपाल में देखने को मिल रही है, और साउथ एशिया में अगर हम बात करें तो उस हिसाब से सबसे ज्यादा लाखों युवक नेपाल के जो हैं वह नौकरी के लिए या तो गल्फ कंट्री जा रहे हैं या मलेशिया की ओर माइग्रेट कर रहे हैं। डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है वो बहुत ही कमजोर है, रोजगार है ही नहीं। इसलिए इस लड़ाई में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा युवा सड़कों पर उतर के आए। महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या है, कहां नेपाल में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कहा जा रहा है कि 2024-25 में जो इन्फ्लेशन का रेट है वो 8 से 9% का महंगाई है। खासकर जो खाद्य सामग्री है, फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा बढ़ा है। जैसे चावल के दाम बहुत ज्यादा हैं, दाल के दाम बहुत ज्यादा हैं, जो खाने वाले जो तेल है उनके बहुत ज्यादा है। इससे जो मिडिल क्लास और पुअर फैमिली है वो सबसे ज्यादा ग्रसित है। यानी कि एक तरफ रोजगार नहीं, दूसरा तरफ दाल चावल जो है वो बहुत महंगा है, तो लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन आ चुका है, लोग डिप्रेशन में जा चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो नेपाल से हमने कहा कि बहुत बड़ी मात्रा में लोग रोजगार के लिए अन्य देश में जा रहे हैं। तो अन्य देश में जा रहे हैं तो क्या भेज रहे हैं? रेमिटेंस भेज रहे हैं नेपाल में। ठीक, यानी कि नेपाल के अगर जीडीपी की बात करें तो नेपाल के जीडीपी का 25% हिस्सा जो है वो कहां से आ रहा है? तो नेपाल की जीडीपी का 25% हिस्सा की अगर हम बात करें तो रेमिटेंस से आ रहा है। तो इसका मतलब है कि देश की इकोनॉमी में जो है वो जो वर्कर्स बाहर कमाने जा रहे हैं वो वहां से पैसा भेज रहे हैं, इसी से नेपाल की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। यानी कि जॉब जो है वो घरेलू स्तर पर है ही नहीं, तो यूथ को लगता है कि सरकार किस काम की है जब अपने देश में रोजगार सृजित कर ही नहीं पा रही है। ठीक, क्यों? क्योंकि जीडीपी भी जो है वो विदेशों से आए हुए। इसके अलावा सामाजिक अगर हम बात करें तो नेपाल में 40% से ज्यादा पॉपुलेशन हमें जो देखने को मिल रहा है वो यूथ पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात करें तो 30 साल से कम उम्र की अगर हम बात करें तो 40% से अधिक जनसंख्या हमें क्या देखने को मिल रही है जिसकी उम्र 30 साल से है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो युवा हैं, सोशल मीडिया से ज्यादा कांटेक्ट में हैं, दुनिया भर के प्रोग्रेस देख रहे हैं, तो ये देख रहे हैं कि भाई ये दुनिया भर की स्थिति तो ये है, लेकिन हमारे नेपाल की रियलिटी क्या है? तो जॉब नहीं है, गवर्नेंस नहीं है, करप्शन है ना? तो कुल मिलाकर बहुत ज्यादा समस्या है। तो कहीं ना कहीं इनकी तुलना जो है अन्य देशों के साथ हो रही है, तो पा रहे हैं कि हमारे पास जो है अपॉर्चुनिटी और एस्पिरेशन दोनों के बीच का गैप है ना? यानी कि स्टूडेंट में एजुकेशन का लेवल तो बढ़ा है, लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो पढ़ के करेंगे क्या? है ना? मान लीजिए कि स्टूडेंटों ने इंजीनियरिंग किया है, एमबीए किया है, ग्रेजुएशन किया है, लेकिन वो करने के बाद उनको अपने देश में नौकरी नहीं मिल रही है, उन्हें गल्फ कंट्री जाना पड़ रहा है, जहां गल्फ कंट्री में कम पैसे पे उनको काम करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि फ्रस्ट्रेशन है। तो इसी फ्रस्ट्रेशन के कारण नेपाल के युवा जो है वो सड़कों पे उतर चुके हैं। अब इसमें सोशल मीडिया का रोल बहुत ज्यादा था, चाहे फेसबुक की बात करें, टिकटॉक की बात करें, ट्विटर की बात करें, इन सभी ने क्या किया, इस मूवमेंट को जो है वो मोबिलाइज कर दिया। यूथों ने ग्रुप बनाया, हैशटैग मूवमेंट चलाया, वायरल वीडियो चलाया,
प्रोटेस्ट का माहौल बनाया, तो सोशल मीडिया ने क्या किया, वही माहौल बनाया जो अरब स्प्रिंग के समय जो है वो बना था। यानी कि कुल मिलाकर जिस प्रकार से अरब स्प्रिंग के समय युवाओं ने तख्त पलट दिया था, वैसे ही नेपाल के युवाओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से जो है वह स्थिति जो है वो खत्म कर दी है। कहां के? नेपाल के उन भ्रष्टाचारी सरकार की, जिसके बारे में वहां के लोग कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें दोस्तों, तो नेपाल का जो यूथ है, उसका जो मूवमेंट है, वह साउथ एशिया में वैसे ही चल रहा है जैसे कि अरब स्प्रिंग में चल रहा था। तो कुल मिलाकर मुद्दा क्या था? करप्शन। तो साथियों, हम ये देख सकते हैं कि अगर नेपाल के अंदर यह जो विरोध हो रहा है, यह केवल एक दिन का गुस्सा नहीं है, यह पिछले 15 साल से जो एक गुस्सा भरा हुआ था, वह गुस्सा आज फूट पड़ा है। और याद रखिए, जब युवा सड़कों पर उतर जाता है, तो किसी भी लोकतंत्र के लिए यह सबसे बड़ा जो है वह वार्निंग सिग्नल होता है। क्यों? क्योंकि इसकी सबसे बड़ी समस्या हमें कहां देखने को मिलेगी? तो लॉ एंड ऑर्डर क्राइसिस होगी। पार्लियामेंट पे अगर धावा बोला गया, तो इसका मतलब है कि संसदीय क्षेत्र को जो है वो लॉकडाउन करना पड़ा। काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया गया, पब्लिक मूवमेंट के ऊपर पाबंदी लगा दी गई और स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि सरकार को जो है वो नेपाल आर्मी को डिप्लॉय करना पड़ा जनता को समझाने के लिए। तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? विश्वास का खत्म हो जाना। क्योंकि अब जनता देख रही है कि उनके द्वारा चुनी हुई सरकार उनकी आवाज को नहीं सुन रही है। तो जवाब क्या है? जवाब सिर्फ गोली के माध्यम से दे रही है। तो लोकतंत्र में गोली कैसे चल रहा है? इसलिए जनता इस पर विश्वास नहीं कर रही। ठीक है। प्रोटेस्ट के बाद सरकार ने सोशल मीडिया के ऊपर बैन कर दिया और सरकार का तर्क है कि इससे मोबिलाइजेशन रोकना है। लेकिन सवाल ये उठा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहां गया? ये चीज आपको समझना होगा। ठीक। इसके अलावा ऑपोजिशन पार्टी जो है वो तुरंत जो है इसे बहुत बड़ा इशू बना दी और उसने कहा कि सरकार जो है वो क्या कर रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई आवाज उठ रही है तो उसे दबाने की कोशिश कर रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या जो है वहां की सरकार के सामने हमें देखने को मिला है। लेकिन इसके अलावा अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें, तो भारत के लिए क्या चिंता है दोस्तों? तो हम जानते हैं कि भारत और नेपाल की सीमा जो है वो खुली है। लगभग 1750 किलोमीटर की सीमा है। अगर नेपाल में किसी प्रकार की इंस्टेबिलिटी होती है, तो सबसे ज्यादा माइग्रेशन का प्रेशर जो है वो भारत में बिहार, यूपी और उत्तराखंड, सिक्किम की तरफ देखने को मिलेगा। क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स होंगे, स्मगलिंग हो जाएंगे, इंसर्जेंसी नेटवर्क जो है बढ़ जाएगा। ठीक। लेकिन इंडिया की जो नेबर फर्स्ट पॉलिसी जो है वो टेस्ट पर है। चाइना के लिए चिंता क्या है कि चाइना यहां बीआरआई प्रोजेक्ट चलाना चाहता है और बीआरआई प्रोजेक्ट के माध्यम से ये अपना हाइड्रो पावर रोड्स बनाना चाहता है। ठीक है। तो बीजिंग ने कहा है कि नेपाल जो है जितना जल्दी अपना आंतरिक मामला सुलझा ले तो उतना ही अच्छा है। तो कहीं ना कहीं नेपाल की इंस्टेबिलिटी जो है वह साउथ एशिया के पूरे डेमोग्राफ को जो है वो क्या करेगा, इफेक्ट कर पाएगा। क्योंकि इसके पहले हमने श्रीलंका देखा, पाकिस्तान देखा, बांग्लादेश देखा और नेपाल भी अगर हम बात करें तो इस प्रकार की स्थिति हमें देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो साथियों, हमें इस घटना के तुरंत बाद नेपाल के बारे में अगर सोचना है तो ये नहीं सोचना है कि ये नेपाल का सिर्फ लॉ और ऑर्डर में क्राइसिस है, बल्कि हमें यह भी देखना है कि सिविल राइट्स, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी और रीजनल जियोपॉलिटिक्स पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। यानी कि ये प्रोटेस्ट जो है वो नेशनल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक कई सारे सवाल जो है वो खड़े कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल डेमोक्रेसी के क्रेडिबिलिटी के ऊपर देखने को मिलेगा। दूसरा सवाल, आर्मी ने इंटरफेरेंस क्यों किया, इसके ऊपर होगा। यूथ का जो, अगर हम बात करें यूथ पॉपुलेशन की जो समस्या है, ये रिफ्यूजी माइग्रेशन की समस्या, सिक्योरिटी थ्रेट्स की समस्या और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की समस्या से कई सारी समस्याएं जो हैं वह खुलकर जो है वो सामने आई है। यानी कि बहुत सारी चीजों के ऊपर नेपाल के युवाओं को सोचना होगा और नेपाल के युवाओं को सोचने के बाद यह भी सोचना होगा कि आखिर कौन सी ऐसी समस्या है कि उनके बगल का जो देश है वो आगे विकास कर रहा है और नेपाल के युवाओं को जो है वह रोजगार नहीं मिल रहा है, उनको मौका नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारी बातें जो है जिसके ऊपर हमें लोग को जो है वो डिस्कस करना है। साथियों, नेपाल का 2025 का जो संकट है हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी ताकत है वह यूथ है। और अगर यूथ को अवसर नहीं मिलता है, यूथ को सम्मान नहीं मिलता है, जो कि नेशन का बिल्डर है, तो अगर उसको इग्नोर किया जाता है तो वही डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा चैलेंजर बन जाता है और यही साउथ एशिया के आने वाली पॉलिटिक्स का असली जवाब होगा। आपको क्या लगता है? आप अपने विचार को जो है वो हम तक कमेंट के माध्यम से पहुंचाइए और अगर वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।